अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ एक नई वीडियो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं, यानी स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं, उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना असर होता है, कितना असर वो रखते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको सेटिस्फाई हम मसलन किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हमें नहीं करना चाहिए और उसके लिए हमें क्या-क्या मसलन करना चाहिए। और आखिरी में मैं आपको एक अपनी ज़ाती एक मिसाल भी इससे मुतल्लिक़ दूँगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट में किस तरह से आइडेंटिफ़ाई होते हैं और कितना उनका उस प्रोजेक्ट के ऊपर असर हो सकता है। मसलन बाज़ चीज़ों को हम स्टेक होल्डर नहीं समझते हैं और वो कितना ज़्यादा उन चीज़ों पे अपना एक असर रखती हैं। ये समझना और जानना बड़ा हमारे लिए असल में ज़रूरी होना चाहिए कि स्टेक होल्डर जो है वो एक प्रोजेक्ट का कौन-कौन है और वो उसका कितना असर है और उसको किस तरह से उसको सैटिस्फाई किया जाए। तो पहले हम थोड़ा-सा पीएमआई से मदद ले लेते हैं शुरू में, क्योंकि पीएमआई की जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो बुक है, जो लोग हम आप में से जो लोग वैसे भी अगर पीएमपी देने का टेस्ट वगैरह देने में इंटरेस्टेड हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए वैसे भी पीएमआई की पीएमबीओके की नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। और उसमें भी ख़ास तौर पे कि नॉलेज एरियाज़ क्या होते हैं और प्रोसेस ग्रुप्स क्या होते हैं और एक किसी भी एक प्रोसेस की क्या रिक्वायर्ड इनपुट्स और उसकी क्या आउटपुट्स होती हैं और किन टूल टेक्निक से वो प्रोसेस जो है वो आमतौर पे गुज़रता है। क्योंकि फिर इस तरह के हमें बाज़ सवाल जो हैं वो आ जाते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पीएमपी के सवाल भी डालना शुरू कर दिए हैं, तो आप में से कोई बंदा अगर इस वेबसाइट को मेरे एक्सेस करता है, तो आप इसके ऊपर पीएमपी के सवाल और उनके जवाब वगैरह भी अब कुछ देख सकते हैं। इसको मैं खैर रोज़ाना और ऐड करता जाऊँगा। तो जो हमारा एक पीएम ग्रिड थी जिससे हमने ये शुरू किया था, जो लोग इसको पीछे से देखते हुए मेरे इसको आ रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि पीएम ग्रिड होती है, इसमें नॉलेज एरियाज़ और फिर उसके सामने प्रोसेस ग्रुप्स मार्क किए जाते हैं। तो इसमें एक नॉलेज एरिया हमारा जो आखिरी नॉलेज एरिया है, और ये नॉलेज एरिया पहले नहीं होता था, ये सबसे हाल ही में, यानी कह लें कि हाल से मुराद यही है कि जो आखिरी जो इनकी अपडेट आई थी उसमें ये इन्होंने ऐड किया था। उससे पहले जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो कोई अलग से नॉलेज एरिया नहीं था, यानी पीएमआई भी इसको इतना ज़्यादा, यानी आप जैसे ये समझें कि शुरू में हम भी इसको शायद वैल्यू नहीं देते थे, इसको पीएमआई भी इतनी ज़्यादा वैल्यू शायद नहीं देती थी, लेकिन वो बाद में अब उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको एक जो है वो नॉलेज एरिया पूरा बना दिया गया। और इसके जो है वो 4 इसके प्रोसेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि पीएमआई भी लोगों की फीडबैक पे चलती है और बाज़ चीज़ें पीएमआई भी थोड़ा-सा हम पे छोड़ती है। तो जैसे मेरे लिहाज से जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, वो आपकी आखिरी प्रोसेस तक वो हर वक़्त आपके साथ रहती है। और ये यानी आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर जो है, ये किसी भी वक़्त ख़त्म नहीं होती है। आपका प्रोजेक्ट जब तक पूरा का पूरा ख़त्म होके वो बिल्कुल ही एक तरफ ना लग जाए और आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट क्लोजिंग के तमाम डॉक्यूमेंट्स ना मिल जाएँ या प्रोजेक्ट से पूरी तरह से अलग खुद से ना हो जाएँ, तब तक अगर आप एक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपको आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के ऊपर हर वक्त नज़र रखनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट कहीं भी फंसता है, कहीं भी रुकता है, तो फ़ौरन देखें कि कहीं कोई स्टेक होल्डर मिस तो नहीं है और वो स्टेक होल्डर उसको ऐड करें, उसको बाकी तमाम प्रोसेस से गुजारें। तो अगर खैर हम इस वक्त सिर्फ पीएमआई की तरफ चलें, तो इनिशिएटिंग के टाइम पे हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल सही बात है। जब आप एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट चार्टर और बाकी चीज़ों के ज़रिए आपको प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स पता चल जाने चाहिए बिल्कुल शुरू में। और बाकी तो यहाँ पे यानी एक लिहाज से कि प्लानिंग ग्रुप में आप उनकी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को प्लान करते हैं,
एग्जीक्यूशन में आप इनकी स्टेक होल्डर को मैनेज करते हैं, एंगेजमेंट को, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आप इसकी एंगेजमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये तो चारों प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी कि मसलन जैसे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है, ये ठीक है कि ये लॉजिकली और टेक्निकली ये इनिशिएशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब इनिशिएट करेंगे, क्योंकि पीएमआई ये भी एज्यूम करती है कि जब आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपने उस प्रोसेस से पूरी तरह से गुजरना है। मसलन जैसे मैं अगर एंटरप्राइज स्टेक होल्डर्स कर रहा हूँ तो इसके एंड पे मेरे पास तमाम स्टेक होल्डर आ जाने चाहिए, और अगर कोई स्टेक होल्डर बाद में आइडेंटिफाई होता है तो वो एक तरह से वो प्रोसेस की गलती नहीं है, वो किसी हद तक प्रोजेक्ट मैनेजर की गलती है कि उसने उसको शुरू में ही आइडेंटिफाई क्यों नहीं करी। उसके खैर फिर अलग बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर जो है ये बेसिकली पार्ट तो ये इनिशिएशन का ही है, लेकिन आपने ये पूरे प्रोजेक्ट में हर वक्त इस एक चीज़ पे नज़र रखनी है कि इस प्रोजेक्ट का कोई नया स्टेक होल्डर तो नहीं कहीं से पैदा हो गया है। और जैसे ही आपको कोई स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको फ़ौरन इस पूरे प्रोसेस से फिर एक तरह से दोबारा से गुजारते हैं, और आप उसी के लिहाज से प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इसकी मिसाल हम आपको इंशाल्लाह आगे जाके देंगे। तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर जो है ये प्रोसेस है 13.1। इसकी इनपुट में सबसे पहले तो प्रोजेक्ट चार्टर है। आपके जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट चार्टर में ही मेंशन कर दिए जाते हैं। और अगर हम किसी बिल्कुल एक आम सी कंपनी जो कि कोई ख़ास प्रोजेक्ट बार बार करती रहती हो, तो उसके प्रोजेक्ट चार्टर में जो स्टेक होल्डर लिखे होते हैं उसके अलावा कोई और स्टेक होल्डर जो है वो उसकी ज़रूरत आम तौर पर इस प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट वो बार बार करते आ रहे हैं और उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट में उनके लेसन लर्न में होते हैं कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर थे। अगर कोई उसमें कोई तब्दीली आती है तो वो उसको नोटिफाई भी कर लेते हैं। आमतौर पर जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक अपना पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन आजकल चूँकि एजाइल का दौर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एजाइल हो गई हैं। बाद प्रोजेक्ट बहुत छोटे से होते हैं, बाद प्रोजेक्ट बहुत कम मदद के होते हैं, बाद प्रोजेक्ट बहुत अचानक स्टार्ट होते हैं और वो अचानक उसी तरह से फिनिश भी हो सकते हैं। इसलिए चीज़ें थोड़ा-सा आगे पीछे होती रहती हैं। तो आपको कोई नई तरह का प्रोजेक्ट मिलता है तो आप प्रोजेक्ट चार्टर की मदद लें। जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उसका अगर आपके पास बिज़नेस केस है पूरा, या उसके कोई बेनिफिट मैनेजमेंट का कोई प्लान है कि जी इस प्रोजेक्ट से किस-किस को क्या-क्या फ़ायदा होगा, तो वहाँ से भी आप स्टेक होल्डर उठा सकते हैं। जो बेनिफिशियरीज़ होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो भी उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर होते हैं। इसी तरह अगर कोई बिज़नेस केस बनाए तो उस बिज़नेस केस में आप देख सकते हैं कि बिज़नेस केस किन चीज़ों की बुनियाद पे बनाया गया है, और उस बिज़नेस केस में से भी आप कुछ उसके स्टेक होल्डर्स निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में फिर आप ये देखते हैं कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में आप देख लेते हैं कि अच्छा मुझे कम्युनिकेट किन किन लोगों के साथ करना है। जिन जिन के साथ कम्युनिकेट करना है वो सारे लोग टेक्निकली आपके स्टेक होल्डर भी होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर नहीं की जाएगी तो वैसे वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना डालें, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन ना होने की बुनियाद पे वो स्टेक होल्डर आपके प्रोजेक्ट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान अगर आपने बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें से भी स्टेक होल्डर्स निकाल सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास, जैसे चेंज लॉग है या इशू लॉग है या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, इनसे भी आप स्टेक होल्डर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मसलन अगर फ़र्ज़ कर जैसे इशू लॉग में आपको कोई ऐसा इशू नज़र आता है, आप उस इशू को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये इशू तो है, लेकिन इस इशू की वजह ये है कि इसमें एक स्टेक होल्डर जो है वो हमारी स्टेक होल्डर लिस्ट में मिस हुआ हुआ है। तो इस स्टेक होल्डर को एंगेज करते हैं, उससे पूछते हैं, तो हम उससे एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक नया स्टेक होल्डर मसलन। इसी तरह अगर आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ किए हैं या कोई और एग्रीमेंट्स हैं, तो जैसे फ़र्ज़ कर लें कि कोई बिल्डिंग लीज़ होनी है या कुछ और इस तरह से काम होने हैं, किसी बैंक से कोई लोन लेना है, तो ये सारी चीज़ें भी उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स में शामिल होती चली जाएँगी। फिर आपके जो एंटरप्राइज़ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी अब आप
यानी उसके ज़रिए आप अपनी कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स निकालेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपको ऑडिट का डिपार्टमेंट है या आपका कोई और ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको इस प्रोजेक्ट में आपने किसी भी लिहाज से शामिल करना है, तो वो उसका एक स्टेक होल्डर बन जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो है मसलन, अब इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं उसमें देखेंगे कि जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर आपके प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट प्रोक्योरमेंट का भी है, आपने कुछ चीज़ें प्रोक्योर करनी है, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपका एक स्टेक होल्डर बन जाएगा। फिर प्रोक्योरमेंट के अप्रूवल्स आपको देखने पड़ेंगे, तो जो अप्रूवर्स हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप इस पूरी लिस्ट के ऊपर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे कि आप एक्सपर्ट जजमेंट यूज़ करेंगे। अभी तक मैं आपको इसके बारे में जो कुछ भी अपनी तरफ से खुद बता रहा था, ये एक तरह से एक्सपर्ट जजमेंट थी, यानी क्योंकि मैंने चूँकि वैसा प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट से किस किस तरह से आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी एक्सपर्ट जजमेंट, यानी एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी ज़ाती एक्सपर्ट जजमेंट ही समझी जाती है, जहाँ पे अगर वो बिल्कुल ही किसी वजह से अगर वो इस किसी शोबे के बारे में नहीं जानता है, तो फिर उस शोबे के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे उनकी जजमेंट ले ले। तो एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो आपको बहुत सारे, यानी इस लिस्ट की जो इनपुट्स की लिस्ट है, इनसे आपको बहुत सारे, बहुत आसानी के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करवा दिए जा सकते हैं। फिर आप डाटा गैदर कर सकते हैं, आप क्वेश्चनेयर एंड सर्वेज के ज़रिए या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट किसी ख़ास इलाके के लिए है, किसी इलाके में आपने कोई ख़ास सर्विस देनी है, तो आप उस इलाके के ऊपर कोई क्वेश्चनेयर लोगों से ले सकते हैं कि जी आपको इस सर्विस से किस किस्म की आपकी तवक्कुआत हैं, और उसकी बेस पे इस डाटा को यूज़ करके आप इसमें से स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस डाटा को एनालाइज करें आप, और उसके ऊपर आप फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं। स्टेक होल्डर फ़र्ज़ कर लें आप, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिए, यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमने ये पहले 2 पॉइंट यूज़ करते हुए स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम उनको एनालाइज़ करेंगे कि कौन से स्टेक होल्डर जो हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, यानी कौन से स्टेक होल्डर वो हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट कोई डिसीजन मेकिंग रखते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि उसको किसी मकाम पे रोकवा सकते हैं या उसको आगे चलने में आसानी फराहम कर सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको कोई ख़ास और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं और फिर आप डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आप स्टेक होल्डर्स को, अब फ़र्ज़ कर लें कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई भी कर लिए और हमने उनके बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर ली। तो अब हम इनको मैप करेंगे, और ये मैपिंग जो है ये प्रोजेक्ट के साइज़, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पर, यानी इसका मतलब ये है कि आपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक तरह की मैपिंग मसलन नहीं करनी है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिहाज से बहुत छोटा सा है, शेड्यूल के लिहाज से भी बहुत छोटा सा है, तो उसमें अगर आप एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत थॉरो किस्म की स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान और उसकी मैनेजमेंट को अगर आप बहुत अच्छी तरह से अगर लेना चाहेंगे, तो आपके पास उस प्रोजेक्ट में इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप ये काम कर सकें। उसके मुकाबले में अगर एक प्रोजेक्ट जो है जो कि बहुत बड़ा है और आपने उस प्रोजेक्ट को बहुत जगहों पे जाके प्रेज़ेंट करना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप स्टेक होल्डर मैपिंग एक प्रॉपर तरीके से करें। आप सारे स्टेक होल्डर लिस्ट करें, आप उनकी इन्फ्लुएंस कितना है, उनकी जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी उनको कम्युनिकेशन चाहिए, किस तरह की कम्युनिकेशन चाहिए, और वो किसी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल या नॉन सक्सेसफुल होने में कितनी मदद कर सकते हैं। जैसे बाज़ स्टेक होल्डर आपके ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस के लिए आपके काम आ सकते हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर ऐसे होते हैं कि जिनको अगर सही तरह से एंगेज ना किया जाए, तो बगैर किसी वजह के किसी प्रोजेक्ट को रुकवा भी सकते हैं, यानी बगैर किसी वजह के जो लोग इससे गुजरते रहते हैं उनको मेरी बात से ज़्यादा सही अंदाज़ा खुद ही से हो जाएगा। तो कि कुछ लोग बगैर किसी वजह के भी एंगेज हो जाते हैं, यानी मतलब बाज़ प्रोजेक्ट में उनका कोई ज़ाती बहुत बड़ा, जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर हमें पाकिस्तानी की मिसाल दूँ, अगर आप किसी इलाके में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मसलन जो इलाके का
फ़र्ज़ कर लें कोई काउंसलर है या थानेदार है, तो उस हो सकता है वो खुद वहाँ रहता ना हो, यानी वो खुद वहाँ ना रहता हो, उसको वो सर्विस चाहिए ही ना हो, और लेकिन वो चूँकि थानेदार है, अगर आपने उसको, या वो इलाके का काउंसलर है या एमएनए है, अगर आपने उसको प्रॉपर इंगेज नहीं किया, जैसे उनका तरीका आमतौर पे ये होता है कि आप उनको किसी तकरीब में बुला लें, उनको थोड़ा सा कोई मौका दे दें अपनी बातें करने का, तो वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बाद औक़ात खुश भी हो जाते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके और उनको फिर उसी तरह से मैनेज करना होता है। तो आप एक इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि जी इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस तरह से मैनेज होंगे, और उसके बाद आखिरी में आप उन स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स करते हैं। इस मीटिंग में आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो प्लान है उसमें, अच्छा बात और, एक स्टेक होल्डर से की हुई मीटिंग जो है वो किसी और स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई भी कर देती है। मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी स्टेक होल्डर से आपने मीटिंग की, आपने उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हो सकता है कि वो आपको एक और स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर दे, वो आपको बता दे कि हाँ बिल्कुल आप इसमें सही चल रहे हैं, लेकिन ये भी एक साहब हैं, इनको भी आप इनसे भी मिल लें, वरना ये भी एक अपना असर रसूख रखते हैं, या ये भी कुछ इसमें कर सकते हैं। खैर ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह की एनवायरनमेंट होगा। टेलीकॉम के प्रोजेक्ट चूँकि बहुत ज़्यादा आम लोगों से मुताल्लिक़ होते हैं, वो फ़र्ज़ कर लें आप किसी इलाके में कोई फ़ाइबर डाल रहे हैं या किसी इलाके में कोई टावर लगाना चाहते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात आपको बहुत ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके और लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करवाने पड़ते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप किसी कंपनी को कोई एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं जो कंपनी इंटरनली यूज़ करेगी, तो फिर आपके लिए वो स्टेक होल्डर सिर्फ उस कंपनी के इंटरनल ही लोग ज़्यादातर हो जाएंगे, या फिर जो आईटी के जो उसी तरह के जो मसलन अगर कोई एजेंसी है या कोई सिक्योरिटी के मसले हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट के लिहाज से उसके स्टेक होल्डर बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों के हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं। बाज़ प्रोजेक्ट लोकल होते हैं, लेकिन उसके बाज़ स्टेक होल्डर इंटरनेशनली पाए जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें, फिर अगर मैं आईटी की मिसाल दूँ, आप हो सकता है आईटी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि एक प्रोजेक्ट लोकल हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट की जो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइसेंसिंग के लिए आपको किसी बाहर की कंपनी के साथ रब्ता करना पड़े, या फिर वो प्रोजेक्ट वैसे तो लोकल ही हो, लेकिन उसमें कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हों, उसके लिए आपको कुछ ऐसी जो है वो किसी ऐसी एजेंसी से या किसी ऐसी चीज़ों से कोई इजाज़त चाहिए हो जो कि बाहर की हों। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो किसी कोई फाइनेंशियल मैटर्स में भी हैं, उसमें से कुछ पेमेंट्स वगैरह होनी हैं, तो फिर उसका एक पूरा फिर एक अलग तरीक़ाकार होता है। तो उसके लिए आपको उसी के लिहाज से स्टेक होल्डर जो हैं वो ढूँढने पड़ेंगे कि जी कौन-कौन होंगे और उनको किस तरह से एंगेज किया जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास सारी इनपुट्स भी हैं, आपने सारी टूल एंड टेक्निक्स लगा ली, तो अब आउटपुट में आपके एक तो स्टेक होल्डर रजिस्टर आ जाएगा, ये आपका मेन आउटपुट है। ये वो डॉक्यूमेंट होगा जो कि हमने यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन करके स्टेक होल्डर मैपिंग वगैरह करके और ये हमने बनाया है। इस रजिस्टर में जो है वो, अच्छा ये रजिस्टर मैंने पहले भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कितना बड़ा है। इसका यानी कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी इसकी ख़ास इस तरह की शक्ल होनी चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। ये आपके प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर है, लेकिन इसमें आम तौर पे आप एक तरफ अपने सारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को लिस्ट करेंगे वन बाय वन, और फिर जनरली आप उनकी क्या इन्फ्लुएंस की का लेवल है, उनका एंगेजमेंट लेवल क्या होगा, उनके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, और वो प्रोजेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं उसके सक्सेस और फेलियर में। फिर उनकी कोई अप्रूवल लिमिट भी है, मसलन उनकी अप्रूवल पावर्स हैं उनके पास। तो इस तरह से आप डिपेंड करता है, आप अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर रजिस्टर को बहुत ज़्यादा पॉपुलेट भी कर सकते हैं जितना बड़ा वो बेसिकली प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसकी आउटपुट में कुछ चेंज रिक्वेस्ट भी आ सकती हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो आमतौर पर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, उसमें ये हो सकता है कि बाद लोगों को ये बड़ा अजीब सा लगे कि जी स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन में चेंज रिक्वेस्ट कैसे आ जाएगी। मतलब मैं अगर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें बैठ के, तो फिर मैं चेंज रिक्वेस्ट क्यों डालूँगा किसी भी वजह से। तो उनको ये बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ जनरली प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा तमाम लोग यानी उसको बड़ी अच्छी तरह से नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हम उसको कैजुअल लेते हैं। लेकिन
जैसा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, जैसे आपका एक प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान जो है वो भी पहले से किसी हद तक बना हुआ होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना हुआ होता है। तो जब आप स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आप हो सकता है कि कोई नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लें, तो आप उसको फिर कम्युनिकेशन प्लान में ऐड करेंगे। तो जब कम्युनिकेशन प्लान में ऐड होगा तो कम्युनिकेशन प्लान जो है वो चेंज होगा। ये चेंज जो है ये चेंज रिक्वेस्ट के अंडर होनी चाहिए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को पूरा का पूरा जो है वो कर सकें, कि आपको पता हो कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो किस किस्म की चेंज रिक्वेस्ट है, इसकी तमाम चेंजेस आपके पास फॉलो हो रही होंगी। जी इनिशियल प्लान ये था, फिर उसमें इस डेट को ये चेंज आई, इस डेट को ये चेंज आई। तो उस चेंज को जो है वो कैप्चर करने के लिए कि आपको तमाम चेंजेस पता हों, तो उसके लिए बेहतर तरीका तो ये होता है कि जब भी कुछ करें तो आप एक चेंज रिक्वेस्ट के अंडर करें। अच्छा, इसी तरह से चूँकि आपका कम्युनिकेशन प्लान चेंज हो सकता है, इसी तरह से आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी चेंज हो सकता है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो आम तौर पे स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्ट जो है वो एक रिलेशन रखता है आम तौर पे, क्योंकि स्टेक होल्डर हम हर किसी को एज स्टेक होल्डर तो नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। हम जब कोई नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं तो वो किसी न किसी वजह की वजह से किसी ना किसी वजह के ऊपर होता है। तो उस वो वजह जो है वो एक रिस्क फैक्टर भी होती है अपनी जगह पे। जैसे मैंने भी मिसाल दी कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपके इलाके का एक थानेदार है और वो उसको भी आपने एंगेज करना है। तो ये हम सबको पता है कि अगर आपने किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बंदे को एंगेज करना होता है, तो उसमें फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर डे वन से नहीं होती हैं। तो आप एक उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट डालेंगे कि जी हमने इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी इसमें ऐड करना है, तो वो उसको ऐड करने का ये रिस्क है मसलन कि वो इसको रुकवा भी सकता है। तो अगर वो रुकवा देगा तो फिर हमें उसके लिए क्या मिटिगेशन प्लान करना होगा, हमने उसके लिए ऊपर जाना होगा, हमें एक और स्टेक होल्डर ऐड करना पड़ेगा, हम उससे ऊपर के लेवल पे जाएंगे या उसके खिलाफ हम मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ कोई वो लेके कि जी ये हमें बिला वजह रोक रहा है किसी काम करने से। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें आपसे मांगती है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी चेंज हो सकता है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान तो खैर आप अपडेट करेंगे ही, यानी ये आपकी इनपुट भी है और ये आपकी आउटपुट भी है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ये दोनों आपकी इनपुट और आउटपुट हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी सिर्फ आउटपुट है, क्योंकि जो नया स्टेक होल्डर है वो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान में भी ऐड होगा। फिर ये जो आपके इनपुट भी थे, ये थे इशू लॉग हो गया, तो ये आपका इनपुट भी था, ये आपका आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किया तो हो सकता है कि उसके साथ कोई नया इशू भी आइडेंटिफाई हो जाए। फिर रिस्क रजिस्टर जो है ये भी एक आपका, क्योंकि आप अगर एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान चेंज करेंगे तो रिस्क रजिस्टर भी आपका चेंज होगा और आपका एजम्पशन लॉग भी चेंज होगा, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को किसी लॉग में आइडेंटिफाई करेंगे कि जी ठीक है हमने ये काम किया, उसकी वजह से ये चीज़ें चेंज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा, जो कि देखने में बड़ा छोटा सा लगता है कि एक छोटा सा हमें काम करना है कि एक नया स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है, और वो काम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस हमारे ऊपर ला सकता है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये इतनी अगर जैसे कुछ लोगों को ये थोड़ा-सा लग रहा होगा कि ये तो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की बात शुरू हो गई और ये कोई बहुत ही मुश्किल किस्म की टास्क आ गए हैं। तो ये इतने मुश्किल नहीं है जितना ये अभी आपको थोड़ा-सा लग रहा है, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट एक तरह का नहीं होता है, ये याद रखें हमेशा। प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं और हर प्रोजेक्ट के अपने ही आम तौर पे मसाइल होते हैं जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत फ़र्क होते हैं। हर प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक तरह से नहीं होती है, हर प्रोजेक्ट में कोई भी एक चीज़ एक तरह से नहीं होती है। फिर पीएमआई जो पीएमबीओके है, इसमें हमें एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, इसमें तकरीबन तमाम नोन या तमाम पॉसिबल सिनेरियोज़ हम ऐड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस तमाम चीज़ को इसी तरह से लेके चलें। आपके पास जो ऑन हैंड जो काम है, वो आपने बेहतरीन तरीके से करना है कि उसमें कोई चीज़ रुकने ना पाए। तो पीएमआई सिर्फ़ एक अपना एक बेसिक फ्रेमवर्क या उसका एक पूरा एक तरीका बताती है। आगे फिर हम इसमें चलते हैं, थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि पीएमबीओके इसके बारे में कहती क्या है। तो
प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में जो है वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि रिक्वायर हैं, जो कि आपको चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यानी एक स्टेक होल्डर जो है वो एक आदमी या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसा आपको उन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल कोई लाइसेंस लेना है आपने किसी एजेंसी से, तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, ये एक एजेंसी है। फॉर यानी इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर बीच में इन्वॉल्व हो रही है तो वो भी एज एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है। और बाज़ चीज़ों में बाज़ लोग भी फिर से आपने किसी आदमी के घर के ऊपर अगर टावर लगाना है तो वो आदमी एज अ पर्सन जो है वो स्टेक होल्डर आपका बन जाएगा। तो स्टेक होल्डर जो है वो एक अच्छा, इसी तरह से आपने अगर किसी सड़क के ऊपर से फाइबर लेके जानी है तो सड़क के तमाम रिहायशी अगर वो कोई इलाका है वहाँ पे अगर उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, जैसे बाज़ लोग अब जैसे बाज़ महलों में भी एक एसोसिएशन सी बन जाती है, या बाज़ महल्ले जहाँ वर्ल्ड कम्युनिटी होती है तो उनकी अपनी एक एसोसिएशन होती है, तो कोई एसोसिएशन या कोई ग्रुप भी हो सकता है। और इसमें ये एक जुमला बड़ा यानी समझने के लिए थोड़ा काम का है कि जो या तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं या वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। यानी इसमें आपने ये नहीं समझना है कि कोई आदमी इन्फ्लुएंशियल है और वो आदमी आपके प्रोजेक्ट को रुकवा सकता है, फ़र्ज़ कर लें, तो सिर्फ वो आपका स्टेक होल्डर नहीं है। कोई आदमी अगर नॉन इन्फ्लुएंशियल है और वो आपके प्रोजेक्ट से सिर्फ मुतासर हो रहा है तो स्टेक होल्डर आपका वो भी है। यानी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस वक्त जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इतना वेट गेन कर ले कि वो फिर आपको जवाब में इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। तो स्टेक होल्डर आपके दोनों होते हैं, जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है, और भी स्टेक होल्डर जो आपकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, ये दोनों आपके स्टेक होल्डर होते हैं। फिर जो हमें इसमें करना है कि हमने स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एनालाइज करनी है, उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट कितना होगा, और हमने फिर इसका डेवलप करना है एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कि हमने स्टेक होल्डर्स को किस तरह से इंगेज करना है ताकि वो प्रोजेक्ट की डिसीजन और एग्जीक्यूशन में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकें। तो ये जो यहाँ पे स्टेक होल्डर रजिस्टर है, इसमें आप यहाँ से मदद ले सकते हैं कि हमें जो है वो कि यहाँ जो हम स्टेक होल्डर लिखेंगे तो उसमें हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका इम्पैक्ट और उनकी एक स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर रजिस्टर का पार्ट होती हैं। यानी अब उसको आपने कितने कॉलम्स में किस तरह से लिखना है वो फिर आपके ऊपर है कि इनका कितना इम्पैक्ट होगा, इनके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी, और इसी तरह से कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी मसलन। और जो मैंने बताया था कि अगर उनकी कोई पावर्स हैं, अगर उनके पास कोई अप्रूवल लिमिट्स हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो हम फिर इसमें ऐड करेंगे। और ये हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो गई, लेकिन ये एक की कंसेप्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैंने शुरू में कहा था कि हम इस वीडियो में इंशाल्लाह 2-4 सवालों के जवाब देंगे। एक तो ये कि स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं, तो वो तो हमने शुरू में देखा कि हम स्टेक होल्डर्स किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ये है कि वो स्टेक होल्डर जो हैं वो उनको किस तरह से मतलब हमने इंगेज करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। अब ये एक जुमला पढ़े, ये बड़ा जो है ना, द एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की एबिलिटी और उसकी टीम की कि वो बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई और इंगेज कर ले सारे स्टेक होल्डर को। यानी अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट के शुरू में ही सारे आइडेंटिफाई कर ले स्टेक होल्डर के, जी ये मेरे स्टेक होल्डर हैं और मैं उनको बेहतरीन तरीके से इस तरह से इंगेज कर सकता हूँ, तो ये जो है आपका मेन डिफरेंस बन जाता है एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल और फेलियर होने में। यानी अगर आपने ये एक काम, यानी ये मैं भी इससे पूरा एग्री करता हूँ, और ये PMBOK भी हमें ये बताती है कि अगर आपने ये एक काम सही से कर लिया कि आपने एक प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स सारे आइडेंटिफाई कर लिए और उनको प्रॉपरली इंगेज कर लिया, तो समझे कि फिर इस बात का चांस कि आपका प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल ही होगा, ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आपका प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल होने की तरफ समझें कि बिल्कुल चला जाता है, क्योंकि आपने ये सबसे अहम काम जो है वो ये कर लिया है। चलो, स्टेक होल्डर रजिस्टर्स के ऊपर बात हुई थी, तो स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो
स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करता है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में क्या होती हैं। तो ये स्टेक होल्डर रजिस्टर हमने यहाँ पे लिखा था, ये स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है ये इसकी डेफिनेशन है एज पर ये हमारी। लेकिन अगर आप ये देखें डेफिनेशन जो है ये काफ़ी ब्रॉड सी है, यानी क्योंकि पीएमबीओके की ख़ास बात यह कि पीएमबीओके किसी भी चीज़ को आपके ऊपर थोपता नहीं है, यानी वो ये नहीं कहता है कि जी ये फ़लाँ काम जो है ना ये बस इसी तरह से होगा। आपको एक बहुत ही ब्रॉड किस्म की बात बता दी कि ये स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है उसमें आपने स्टेक होल्डर सारे आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और फिर आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कैप्चर कर लेनी है। तो एक आपको जनरल सी बात बता दी गई तो कि आपने बस स्टेक होल्डर लेने हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन वगैरह कैप्चर कर लेनी है। अब आपने वो कितनी डिटेल तक करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो फिर आपके प्रोजेक्ट साइज़ और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे होगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये भी एक बड़े काम की चीज़ है। इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे पहला सर्किल है, सबसे छोटा, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद है। उसके बाद जो सर्किल से करीब करीब आते जाते हैं, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो उसी तरह से कम होता जाता है। यानी जैसे ये जो फिर जो थोड़ा सा हल्का सर्किल है, थोड़ा इस अंदर वाले से इसका कलर थोड़ा सा कम है, इसमें इसकी प्रोजेक्ट टीम आ गई, प्रोजेक्ट के सारे मैनेजर्स आ गए और रिसोर्स मैनेजर आ गए। तो यानी इनके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ठीक ठाक होता है, तो उसकी अपनी टीम पे उसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होता है या होना चाहिए अगर नहीं है तो। इसी तरह जो रिसोर्स मैनेजर हैं, रिसोर्स मैनेजर पे उसका इन्फ्लुएंस इतना अच्छा खासा होता नहीं है, वहाँ पे उसको फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे उसका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बन जाना चाहिए। उससे और आगे आप जाएं तो स्पॉन्सर्स हैं, गवर्निंग बॉडीज़ हैं, स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं। तो इनके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का इन्फ्लुएंस इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं वैसे भी, अगर आप इनको गौर से देखें, कि जो या तो प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ा सा बैक करते हैं या वो उसकी चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने की पावर रखते हैं। तो अगर इनको प्रोजेक्ट मैनेजर अपने अच्छे खासे इन्फ्लुएंस में नहीं रखेगा किसी भी वजह से, तो वो प्रोजेक्ट उसका सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेगा। अब ये जो आखिरी वाले आ गए, ये वो लोग हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता टेक्निकली, और ख़ास तौर पे ये जो हम आजकल के ज़माने में जो एजाइल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, अब एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर चलना ही 2 महीने या 2 हफ्ते है, तो उसमें आप कितना इन्फ्लुएंस पैदा कर लेंगे। और चूंकि इन लोगों से तो जैसे प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर की एक बहुत ही ऑफ एंड ऑन बहुत रेगुलर मुलाकात होती है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स उसकी होती हैं, इसलिए उसका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज़्यादा होता है। स्पॉन्सर से उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम, लेकिन एक मुसलसल उसका रब्ता रहता है। अब जो एंड यूज़र हैं या कस्टमर हैं या सप्लायर हैं या स्टेक होल्डर्स हैं बाकी सारे, तो ये भी सारे स्टेक होल्डर्स ही हैं। स्टेक होल्डर सारे होते हैं, स्टेक होल्डर बहुत ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे स्टेक होल्डर जो है, इसका मतलब ये है कि जो नीचे दिए स्टेक होल्डर है, इनके अलावा कोई और स्टेक होल्डर की बात हो रही है। वरना एंड यूज़र भी स्टेक होल्डर है, कस्टमर भी स्टेक होल्डर, सप्लायर भी स्टेक होल्डर है, स्पॉन्सर, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो यानी ये स्टेक होल्डर वो हैं जो इन सब के अलावा स्टेक होल्डर्स हैं। तो जैसे एंड यूज़र हो गए या कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, ये चूंकि प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बदलते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर 10 प्रोजेक्ट कर रहा है और फ़र्ज़ कर लें वो किसी एक ही कंपनी के लिए कर रहा है, तो उसकी प्रोजेक्ट टीम और उसके स्पॉन्सर्स तो दोनों सूरतों में तकरीबन एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं, बाकी सप्लायर हों, कस्टमर हो, एंड यूज़र हों, वो हर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हों। तो चूँकि उनसे इनकी इंगेजमेंट भी कम होती है, इसलिए उसका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी सबसे कम होता है। और इसीलिए ये अगर आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली ना हो सकें और इनकी अगर इंगेजमेंट ना हो सके या इनकी भी एक्सपेक्टेशन मीट ना हो सके, तो ये सबसे बुरी तरह से रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कोई
रोज़ाना का ताल्लुक वास्ता नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि अपनी इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी काफ़ी मजबूत रखे, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो ख़त्म कर सके। तो अब तक इसमें हमने ये देखा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके लिए स्टेक होल्डर्स की क्या ज़रूरत है, स्टेक होल्डर उसके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल फेलियर करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, किस किस्म की उसको एंगेजमेंट रखनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा जो एक ज़ाती प्रोजेक्ट है मेरा, जिसके मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया कि मैं एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है। तो टेक्निकली ये भी एक प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि वैसे तो इसका कोई एंड डेट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोई ऑपरेशनल काम भी नहीं है। यानी ये मैं एक सोशली कह लें कि एक काम मैं कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऑपरेशनल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई मेरा डे टू डे कोई रोज़ाना का एग्जैक्ट काम नहीं है। जब जब थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ, वरना मैं ये नहीं करता हूँ। तो ये ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट की डिफिनेशन में ही आएगा, क्योंकि ये एक कह लें कि एक मैं फ़र्ज़ कर लें कि इसको मैं एक प्रोग्राम के तौर पे लेके चल सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक वीडियो जो ऐड करता हूँ, एक वीडियो एक प्रोजेक्ट होती है। जो मैं एक कोई लिखता हूँ आर्टिकल, तो एक आर्टिकल जो है प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उस हर आर्टिकल का एक स्टार्ट और एंड टाइम होता है। मतलब उसको लिखना शुरू करता हूँ, फिर उसको लिखना ख़त्म करता हूँ। उसके कोई टारगेट ऑडियंस होते हैं मेरे जहन में, या उस तरह से उसको लेके चलता हूँ। तो खैर वैसे मैं कहता कि अगर हम इसको एक प्रोजेक्ट समझें, इस वेबसाइट और इस चैनल को, तो वैसे तो मैं ये प्रोजेक्ट अपने ज़ाती शौक़ की बुनियाद पे सिर्फ कर रहा हूँ। मतलब मेरा इस प्रोजेक्ट से कोई यानी कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसा ही कमिटमेंट मेरी इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरह से मैं इसको अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ असल में। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा ज़ूम आउट करते हैं, तो बात ये है कि मैं अगर एक आर्टिकल लिखता हूँ या मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जहन में इसके कुछ टारगेट ऑडियंस हैं। अगर वो टारगेट ऑडियंस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो मेरी वीडियो को ना कोई लाइक करेगा, ना कोई इसको देखेगा, ना कोई इसको शेयर करेगा। तो अगर और इसी तरह से अगर मेरे टारगेट ऑडियंस मेरी इस वीडियो से जो है वो इस वीडियो को अच्छा समझते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों से मेरी वीडियो या मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा दारोमदार है। जबकि वैसे मैं ये कह सकता हूँ बड़े आराम से कि मैंने तो ये प्रोजेक्ट अपनी ज़ाती सेटिस्फेक्शन के लिए किया है। मेरा इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई स्टेक होल्डर नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई इस वीडियो को देखे या ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो बात वही है कि ये जो अगर मैं ये कहता हूँ, तो ये बात टेक्निकली ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ लेके जाएगी। उसके मुकाबले में अगर मैं डे वन से ही समझता हूँ कि नहीं, एक काम मैं कर तो अपने लिए रहा हूँ, बेशक अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस काम में जो यूट्यूब है, मसलन फ़र्ज़ कर लें youtube.com जो कंपनी है गूगल, वो भी मेरा एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो मेरी किसी भी वीडियो को रिजेक्ट और रिमूव भी कर सकती है किसी कम्युनिटी गाइडलाइन की बेस पे। इसी तरह जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी सारे मेरे स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि वीडियो को पसंद करें या ना करें वो उनके हाथ में है। इसी तरह से मैं जो ये वेबसाइट बना रहा हूँ, ये जहाँ पे लॉन्च हो रही है जिस प्लेटफॉर्म पे, वो भी मेरा एक स्टेक होल्डर है। वो प्लेटफॉर्म अगर कभी बैठ जाता है या उसको कोई अपना खुद प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरी वेबसाइट भी एक मुश्किल में चली जाएगी। फिर उसके ऊपर जो मैं पेजेस बना रहा हूँ, जो आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो जो लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके ऊपर वक्त लगाएंगे, उसको लाइक या डिसलाइक करेंगे, तो वो भी मेरे स्टेक होल्डर ही बनेंगे। और इन सब की सेटिस्फेक्शन या इन सब की प्रॉपर एंगेजमेंट के बाद ही मेरी ये चीज़ें जो हैं ये सक्सेस की तरफ जाएंगी। तो ये याद रखें कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करें, तो उसको सिर्फ अपनी एक ज़ाती नज़र से मत देखें, उसको थोड़ा सा जूम आउट करके और एक बहुत ब्रॉड उसमें देखें कि
यानी ये मत सोचें कि जी आपके ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए टाइप की बात। यानी फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा हूँ एक इलाके में से, और किसी बड़ी सड़क के ऊपर से मैं उसको गुजार रहा हूँ, और मैंने म्यूनसिपैलिटी वगैरह तमाम एनओसी मैंने लिए हुए हैं। मेरे पास कोई यानी कागज़ में कोई कमी नहीं है, बस तमाम कागज़ात मौजूद हैं। लेकिन जो लोग उस सड़क पर से गुज़रते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं उन लोगों का ख़्याल ना करूँ, अगर मैं सेफ्टी के प्रिकॉशंस ना रखूँ वहाँ पे, मैं ये ना बताऊँ कि जी यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंच खोद रहा हूँ, यहाँ पे कोई गलती से गिर ना जाए, मैं उसकी जगह पे एक बाउंड्री ना बनाऊँ और कोई उसके अंदर गलती से गिर जाता है तो एक लीगल इम्प्लीकेशन में हम चले जाएँगे और उस सारे प्रोजेक्ट को वो चीज़ बिठा देगी। जबकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद थे, लेकिन आपने एक स्टेक होल्डर को आइडेंटिफ़ाई करने और उसको उसकी प्रॉपर वैल्यू देने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि जी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं जो चाहे करता फिरूँ इस सड़क के ऊपर। तो इस तरह से नहीं है, आपको जो है वो एक प्रोजेक्ट को उसकी असल फॉर्म में लेना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा, तो फिर आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ऑन शेड्यूल, ऑन कॉस्ट, ऑन क्वालिटी आराम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके मुकाबले में अगर आपने चीज़ों को वैल्यू देने से थोड़ा-सा बचना चाहा, अपनी आसानी करनी चाहिए। आपने कहा कि जी एक ट्रेंच लगा के और फिर उसमें केबल डालनी है, 4-5 घंटे में तो ये काम हो जाएगा। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की, उसमें हमारा खर्चा पड़ेगा। अपने खर्चा बचाने के लिए जो है फ़र्ज़ कर लें कि बस एक खुदाई की और फ़ौरी तौर पे केबल डालने की कोशिश की और कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और मसला हो गया, तो वो इस तरह से आपके लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो बजाय सक्सेस में जाने के वो एक फेलियर की तरफ, या कम से कम उसमें एक बहुत बड़ा डिले आ जाएगा, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा और इसमें आपके सीखने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, और कोई आपके सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वैसे मुझसे चाहें तो रब्ता रखें। मेरी वेबसाइट भी देखते रहें, इसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ पोस्टें हैं मेरी, कुछ पेजेस हैं, और वीडियोस मेरी देखें। मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे और भी वीडियोस हैं और भी मैं इंशाल्लाह डालूँगा। तो चलें फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।